Assalamu alaikum students, welcome to Tutor Time. My name is Akif Nawaz and today we'll be talking about one of the most important topics in English subject, that is figures of speech. So first let's try to understand what does it mean by figures of speech. So figures of speech basically, when figures of speech are used in a language, it is called as figurative language. So what is a figurative language and how it is used and why it is used in a language? So figurative language, you would have heard this terminology before. Figurative language means ornamental language. Ornamental language, and simply if we say, in order to beautify a language. So simply from this definition, we can say that when a language is beautified, when ornamental language is used, it is called as a figurative language. So the main question is, okay, why we need to beautify the language? So we beautify the language just because of the fact to make it more attractive, to make it more attractive. You would have seen, you would have heard the titles of books and the titles of specifically videos. It is made more attractive so as to grab the attention of the reader, so as to grab the attention of the readers. ओके, सो सिंपली अगर हम उर्दू में इसको समझने की कोशिश करें, सो फिगर्स ऑफ स्पीच जब हम लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज. और फिगरेटिव लैंग्वेज को हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम लैंग्वेज को क्या कर सके, ब्यूटिफाई कर सके, उसको खूबसूरत बना सके. और उसको हम खूबसूरत इसलिए बनाते हैं ताकि ये अट्रैक्टिव बन जाए, ये दिलकश सुनने में भी आए और देखने में भी आए, ताकि लोगों को याद रह सके और लोगों को हम अपनी तरफ उनका रुझान अपनी तरफ कर सके, उनको अपनी तरफ माइल कर सके. तो this is about the figures of speech and figurative language. Now in this lecture we will be talking about three of the most important figures of speech, और जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और वो भी बहुत ही आसान अल्फाज में और आसान आसान एग्जाम्पल से, ताकि वो आपको याद रह सके. सो द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज मेटाफर. मेटाफर, आप लोगों ने मेटाफर का नाम सुना भी होगा. मेटाफर सिंपली ये होती है कि जब हम दो डिसिमिलर थिंग्स को या दो अनलाइक चीज़ों को आपस में कंपेयर कर देते हैं. जिस तरह अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ये होगा, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच two unlike things are compared. Two unlike things are compared. और इनकी हम एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं, जो कि सिंपली ही एक एक्सप्रेशन में हम कर सकते हैं. इसको हम डायरेक्ट कंपैरिजन भी कहते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन भी कहते हैं. ओके, अब अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो फॉर एग्जांपल इफ आई से अ वेरी नॉर्मल एंड सिंपल सेंटेंस, आपने इसको सुना भी होगा कि अली इज अ लाइन. नाउ अगर हम लिटरली इसको देख लें, अली इज अ लाइन, सो सिंपली अगर हम इसको थोड़ा मजाक के सेंस में ले जाएं, सो अली इज अ लाइन, सो सिंपली अली एक जानवर नहीं है, बल्कि वी आर टॉकिंग अबाउट the quality of a lion. That lion is really famous for its bravery. So simply हम कह रहे हैं कि Ali is a brave person or a brave boy, but हम bravery का concept बिल्कुल दरमियान में लाते ही नहीं है. We just simply say that Ali is a lion, and everybody knows that what are the reasons for which, what are the qualities and characteristics for which a lion is famous. So it's understood in between or among the people that lion is usually
taken as something which is brave. So that is a first example. और simply अगर हम दूसरी literary example इसका देख लें तो वो कुछ इस तरह से होगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. अगर मैं सिंपली सेकेंड एग्जांपल इसका ले लूँ, दैट शी इज अ वॉकिंग डिक्शनरी. शी इज अ वॉकिंग डिक्शनरी. अब यहां पर आप देखें, शी इज अ वॉकिंग डिक्शनरी. वी नॉट सेइंग दैट शी इज लिटरली अ डिक्शनरी, बट वी आर एसोसिएटिंग दिस टर्म with her intelligence, कि वो कितनी ज़हीन है या उनके पास कितना नॉलेज है. तो that is why we are comparing she with a dictionary. and इसमें मैं आपको एक और भी इजाफा कर सकूं, जिस तरह एक वर्ड के मीनिंग्स होते हैं. हमारे पास एक होती है लिटरल मीनिंग, दूसरी हमारे पास होती है मेटाफोरिकल मीनिंग, दूसरी हमारे पास होती है मेटाफोरिकल मीनिंग. आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि आई एम नॉट लिटरली सेइंग बट मेटाफोरिकली स्पीकिंग. मीन्स के वो कहना कुछ चाह रहे होते हैं, बट उनके एक्सप्रेशंस अलग होते हैं. और इनको हम एक और टर्मिनोलॉजी से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. एक को हम कहते हैं डिनोटेटिव मीनिंग, दूसरे को हम कहते हैं कनोटेटिव मीनिंग. और इसको हम किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. बट ये यहाँ पर इनके साथ थोड़ा लिंक्ड हो रहा था, मेटाफर के साथ मेटाफोरिकल मीनिंग, तो इनका यहाँ पर तस्करा करना थोड़ा सा important था. So that is all for the first figure of speech, that is metaphor. So in order to summarize it in a minute, we can simply say that metaphor is a figure of speech in which two unlike things are compared directly. So Ali is a line. I have given you the example and I have explained that how this is a metaphor and how the language is beautified and how we have grabbed the attention of the reader. So that's all about metaphor. Now let's talk about another figure of speech, that is simile. Now simile और metaphor दोनों आपस में somehow relatable हैं, but इनमें एक थोड़ा सा difference है. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेकंड नंबर पे है simile. So simile is a figure of speech again in which two unlike things are compared. जिस तरह हमारे पास मेटाफर में होता था, बट यहां पर डिफरेंस क्या है? वी हैव टू यूज द एडिशनल वर्ड्स लाइक और is. So these are the two words that differ between metaphor and a simile. Now अगर मैं वही एग्जाम्पल आपको लिख के दूं या डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं, जिसमें हमने मेटाफर में दिया था कि he is a lion, बट यहां पर अगर हम कहें कि he is brave as a lion. So अब यहां पर देखें, we are comparing two different things. We are comparing he with a lion, but there is an additional information of bravery. There is an additional information of bravery. तो हम इसको कह सकते हैं कि this is somehow indirect comparison. मेटाफर में हमारे पास डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा था, जबकि सिमिली हमारे पास इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि एक तो हमारे पास इनडायरेक्ट कंपैरिजन है और दूसरा हमारे पास एडिशनल वर्ड्स है, जिस तरह एज यहाँ पर आ रहा है हमारे पास. सो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं इस डेफिनेशन के साथ, दैट इज द फर्स्ट वन. नाउ द सेकंड वन इज दैट इट इज एन इनडायरेक्ट comparison between two unlike things. Okay, so that is the first general example. Now let's talk about a literary example. Now अगर मैं कहूँ simply that the house is as clean as a whistle. The house is as clean as a whistle. Now यहां पर आप देखिए इस सेंटेंस में हमारे पास we have used the term as and we are saying that the house is completely clean, but we're using the term as here by saying that the house is really
क्लीन। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि अगेन दिस इज अ सिमिली। तो अब अगर हम मैं सिमिली को उर्दू में आसान अल्फाज में डिफाइन करने की कोशिश करूं, जब दो अनलाइक या दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं और वहां पर हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, एज, आर, लाइक, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं। और जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं एज और लाइक के बगैर, मीन्स के हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, उसको हम कहते हैं मेटाफर। अब now let's move on to understand the third figure of speech, that is personification. That is personification. Okay, personification. Now from the term it is quite evident, it is quite clear to us that something that has to do with a person. So simply हम कह सकते हैं कि when personal attributes are given to something that is non-human, that is non-human. So simply हम कह सकते हैं कि personification एक ऐसा figure of speech है जिसमें हम personal attributes या personal जो qualities है या जो humans की qualities हैं, human के attributes या उनके qualities हम किसके साथ associate करते हैं, something that is non-human. अब आप अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूं, सो यू वुड हैव रेड द पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ जिसका नाम है डैफोडिल्स, and in which there's a very famous example, but I'm quoting William Wordsworth, but I'm not taking the exact words, but I'm taking the idea from that poem that flowers are dancing in the breeze. अच्छा, अब आप यहां पर देखें, here flowers is something that is non-human, that is non-human, whereas dancing, it's the quality and it's the doing of humans. But here what we have done, we have attributed the quality of humans to something that is non-human. तो इसी वजह से हम कहते हैं कि this is personification. So personification में हम क्या करते हैं, हम human attributes को या human qualities को दे देते हैं किसको, उन चीज़ों को जो कि हमारे पास क्या है, नॉन ह्यूमन है। अच्छा, अब इसका सेकंड एग्जांपल को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और आई होप कि आपको उधर से भी आराम से समझ आ जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं सिंपली एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं कहूं कि द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द बुक। अब यहां पर आप देखें, नाउ जंपिंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमंस, सो वी लाइक humans usually jump, but here I am saying the story jumped off the book, jumped out of the book. तो यहां पर आप देख लें, story is something that is absolutely non-human and that is non-living as well. So I am attributing this quality of jumping to the story which is non-human. So यहां पर हम कह सकते हैं कि this is personification. Why? Because a human attribute is given to something that is non-human. और यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी ऐड ऑन कर दूं। अब अगर मैं कहूँ कि jumped off the book, सो लिटरली इसका मतलब एक तरह से है, बट मेटाफोरिकली, जिस तरह मैंने कहा था कि एक वर्ड की लिटरल मीनिंग अलग होती है और मेटाफोरिकल मीनिंग अलग होती है। सो लिटरल अगर हम देखें, मीन्स के वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर हम देखें, सो हम सिंपली इसको उर्दू में ये कह सकते हैं कि जो कहानी है उसने किताब से क्या की, जंप लगाई, ठीक हो गया। बट अगर हम मेटाफोरिकली इसकी मीनिंग देखें, सो इट मीन्स दैट द स्टोरी इज रियली एक्साइटिंग, द स्टोरी इज रियली exciting or really is an interesting story. So this is how we can differentiate between the literal meaning and metaphorical meaning.
सो अब अगर मैं पर्सोनिफिकेशन को इन ए जिफी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, इट वुड बी लाइक दिस कि जब हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन क्वालिटीज़ को हम दे देते हैं किसको, समथिंग दैट इज़ नॉन ह्यूमन। जिस तरह हमने एग्जांपल में समझने की कोशिश की है कि जंप जो है, जंपिंग इज़ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि हम इंसान ही जंप वगैरह लगा लेते हैं। और इसमें मैं एक स्टोरी भी सुना दूँ। फ्यू डेज अगो इस तरह हुआ था कि मैंने एक टैक्सी को बुलाया हुआ था एंड उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बता दी। और एंड पे क्या हुआ, मैंने कहा कि खुदा के बंदे अगर मैं 2 जंप लगाऊं यहाँ से तो मैं उधर पहुंच जाऊंगा। सो ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो गई, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। बट द थिंग इज़ वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन personification, and personification, the quality jumping, which is the quality of humans, but we are attributing it, we are associating it with the story। और हमने कहा था कि जब हम ह्यूमन क्वालिटी को दे देते हैं किसको, नॉन ह्यूमंस को, तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास पर्सोनिफिकेशन बन जाते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी जो इसके आज हमने पढ़ा है, मेटाफर, सिमिली और पर्सोनिफिकेशन। और इसके अलावा भी एक पूरी सीरीज़ हम करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की, और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि एलिट्रेशन क्या होता है, एग्जेजरेशन क्या होता है, जिसको हम हाइपरबोले भी कहते हैं, और साथ ही साथ हम पैराडॉक्स, ऑक्सिमोरॉन, एनाफोरा, कैटाफोरा, एनाफोरिक एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और एंड आई होप कि आपको इसी समझ आ गई होगी। एंड इफ़ you have any kind of suggestions, and if you want us to deliver a lecture or to make a video on any of the topics related to English linguistics and literature, that would be our priority. And that's all for today. Allah Hafiz.